साथी को धन्यवाद देता हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिन मैं बोलूँगा जिसके अंदर रोजगार विभाग, M3M फाउंडेशन और ग्रेडअप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की कोचिंग देते हैं, इनका ट्राई पार्टी MOU हो रहा है, जिसके अंदर 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इंप्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराएंगे। टॉप 1000 जो उन 50,000 में होंगे उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली B और A कैटेगरी की तैयारी के अंदर भी सहयोग करेगा, इसका MOU हुआ है। और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा हुई, M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ हमारे MOS एम्प्लॉयमेंट अनूप जी, ACS एम्प्लॉयमेंट TC गुप्ता जी, और आज हमारे बीच में नहीं है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिनने पर्सनली इस टास्क को लिया। देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने वाली अनेक कंपनीज के साथ चर्चा कर ग्रेडअप को चुनने का काम किया और 80 लाख से 1 करोड़ जो CSR का सहयोग M3M फाउंडेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी थी, उनके साथ टाइप किया। मेरा ये मानना है कि अब अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशन की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेंगे। आपको याद होगा पिछले वर्ष इंजीनियरिंग के JEE के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए थे और 78 में से 2 हरियाणा के बच्चे थे। उसके अंदर ये सामने आया था कि गेट्स की तैयारी के अंदर भी हमारे बच्चों की रुचि कम रहती है। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी हमारे इस प्रोग्राम में उन 50,000 स्टूडेंट्स को कराने का काम। इसके लिए वीकली मॉनिटरिंग खुद हमारे ACS इस पूरे प्रोग्राम की करेगी और हर महीने उन 50,000 बच्चों का रिव्यू किया जाएगा और जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनकी जगह नए बच्चों को टाइमली बेसिस पर करेंगे कि ये प्रोग्राम जिस सोच और दिशा के साथ हमने बनाया है ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम देश भर के एग्जामिनेशन में हरियाणा के स्किल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का काम करें। हमारा उद्देश्य यही है कि इस पूरे प्रोग्राम को 70-30 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 70-30 का मतलब है 30 अर्बन 70 रूरल,
जो हमारे प्रदेश के पॉपुलेशन का रेसिडियल भी है। और इसी सोच के साथ किया जाएगा कि जो बच्चा 1 से 1.5 घंटा डेली कोचिंग के लिए शहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, उसके आने जाने के टाइम को हम कट डाउन कर पाए और उस 1-1.5 घंटे के अंदर भी उसको एडिशनली हम ट्रेन कर पाए। इसके अंदर आगामी 18 महीनों में हर हफ्ते जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के वीकली एग्जामिनेशन होंगे टाइम। और पिछले 5 साल के पूरे देश भर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चनेयर हो, रीडिंग मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, उसको विस्तारित तरीके से उनके पोर्टल पर हम उपलब्ध कराएं। और एक ही उद्देश्य है कि आज जहां हम आर्म फोर्सेस के अंदर तो 10 से 11% देश का हिस्सा है, मगर जब जॉब्स की बात आती है तो हम 2% आ जाते हैं। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और अगले 18 महीने के अंदर इसको 7 से 8%, 2% से हम ले जाने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे को स्किल कर हम देश के प्रत्येक रोजगार के लिए सक्षम बना। और आज खुशी के साथ आपके साथ साझा कर सकता हूं कि हरियाणा पहला राज्य देश के अंदर है जिसके एम्प्लॉयमेंट विभाग ने किसी CSR के सहयोग से इतने बड़े लेवल पर युवाओं को शिक्षित करने के, स्किलिंग करने के, कोचिंग देने के ऊपर कदम उठाने का काम किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा M3M फाउंडेशन का भी और साथ में ग्रेडअप का भी, जिनने इस 10 दिन के स्पैन के अंदर हमारे साथ टाइप भी किया और इतने बड़ी मात्रा में हरियाणा के युवाओं को स्किल करने के लिए अपना सहयोग देने का काम किया। तो आपके सवाल इसका चयन कैसे होगा? 40,000 बच्चों का या उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हमने परसेंटाइल जो बच्चों की है उनकी 13 लाख की डिटेल्स, जब मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ वार्ता करी थी, साझी करी, और उन 13 लाख को रोजगार भवन के कॉल सेंटर से हमने पिछले 1 महीने के अंदर कॉलिंग भी करी और उसके अंदर जो टॉप 10 परसेंटाइल के अंदर से बच्चे हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में इंडक्ट करने का काम किया। जिसने भी हरियाणा प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन के अंदर C और D ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन पिछले सालों में दिए थे, उन तमाम बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद उन 50,000 युवा साथियों की हमने सूची बनाई। और हमारा टारगेट ये है कि आज हम C और D की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से CSR के सहयोग के साथ हम और टाइप करेंगे और फिर A और B ग्रुप की नौकरियों के लिए भी 25,000 जो केपेबल हमारा यूथ है, जो इंटरव्यूज के अंदर चाहे वो UPSC हो, चाहे वो HPSC हो, चाहे किसी और प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हो, रह गया कुछ परसेंटेज से, उसको इंडक्ट कर भी उसको भी ट्रेन करेंगे, चाहे वो कोचिंग की सहयोग हो, चाहे उसकी एजुकेशन। ये जो हर महीने रिप्लेस आपने कहा है कि जो नॉन इफेक्टिव जिनका रिव्यू किया जाएगा वीकली और महीने के बाद जो है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, इसका क्या रहेगा प्रोसेस? अगर कोई बच्चा महीने के अंदर अपने टाइमली एग्जामिनेशन नहीं देता, कोई बच्चा पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं करता, तो उनको रिव्यू कर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, जैसे 50,000 हम लेंगे तो 50,000 1, 2, 3, 4, 5 भी होंगे, उनके साथ साथ उनको हम चेंज करते रहेंगे। मगर एक चीज और साझी करूं कि हमारे जितने रोजगार ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, सब डिवीजन लेवल पर भी, उनको डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल के पोर्टल हम बना कर देंगे। और जो बच्चा इस प्रोग्राम में उस डिवीजन से है, उस रोजगार ऑफिस के साथ अटैच्ड है, उसकी भी ऑफिस लेवल तक मॉनिटरिंग हम करवाएंगे कि अगर उसको कोई बुक्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प ग्राउंड पे चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर
तो उसको लोकल लेवल पर हम सहयोग कर पाएंगे। तो केवल मात्र हेड ऑफिस लेवल पर वीकली नहीं, वीकली इसको सब डिवीजन लेवल पर भी, क्योंकि हमने नए 11 सब डिविजनल ऑफिस और प्रदेश के अंदर इस वित्त वर्ष में खोले हैं। तो उसी टारगेट के साथ है कि हम तमाम 67 हमारे सेंटर्स के अंदर सक्सेसफुली हमारे बच्चों को ट्रेन भी करता है और उनको जो जो थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए वो टाइम भी उपलब्ध। 3 लाख का आंकड़ा उनका था जो प्राथमिक थे, जिनको इस प्रोग्राम में हमने इंडक्ट करा। हमारा टारगेट ये था कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम तमाम 13 लाख को कॉल करेंगे, क्योंकि प्राथमिकता इस प्रोग्राम को चलाने की थी। तो जो हमने टॉप 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे थे, प्राइमरी तौर पर सबसे पहले उनसे ही चर्चा कर इस प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। लेकिन टॉप 90 में रूरल एरिया में कहाँ आ जाएंगे? 70% और 30% का रेशो बढ़ता है। वो तो एड्रेस से हम छाट लेंगे। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि जानकारी, क्योंकि एक इशू आया है कि चेन कैसे हुआ नंबर 1 आपने 57 का दिया, आपने टॉप 90 बता दिया, टॉप 90% उसमें रूरल और कैसे हमने 90 के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, 50,000 से भी ज्यादा बच्चे रहेंगे। उसके अंदर एक चीज तो कह सकता हूँ, रूरल उसी को काउंट करेंगे जिसके आगे वीपीओ लिखा, और जैसे जैसे उसकी चलेगी, अगर हमें परसेंटाइल नीचे भी करना पड़े रूरल के तो उसको भी हम करेंगे। इसमें मान लीजिए सर कि किसी का अगर 55,000 है और अगर 50,000 तक 70% नहीं आए रूरल के, तो 55,000 तक रूरल को प्राथमिकता दी जाए। उसके लिए क्या छूट होगी सर? आपको बता ही दिया कि 70% हम रूरल लेंगे, 30 अर्बन लेंगे, तो छोटी। सर मीडियम एजुकेशन क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश या दोनों? पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और हम तो कोशिश करेंगे कोई गुजराती सीख के जाए, मराठी सीख के जाए तो उसको उसके अंदर भी उपलब्ध कराए, क्योंकि ग्रेड अप के पास लगभग 16 भाषा के अंदर उनके एग्जामिनेशन सेटअप आज तैयार है। मगर क्योंकि पंजाबी एक ऐसा मीडियम है जो हरियाणा के साथ लगते हुए प्रदेश में उपयोग होता है, तो हमारा प्राइमरी फोकस हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। एक इसके अलावा विधानसभा सत्र की बात करें, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए, विधानसभा स्पीकर हुए, किस तरीके से लगता है सेशन जो है बीएससी में हालांकि तय होने, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से? देखिए, कल हमारे 6 सदस्य, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और 3 विधायक कोविड पॉजिटिव आए हैं। आगे सेशन के अंदर कैसे कार्रवाई रहेगी, ये तो कल सुबह 11 बजे बीएससी तय करेगी। मगर क्योंकि स्पीकर ने अपनी पावर डिप्टी स्पीकर को डेलीगेट कर दी है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद विस्तारित तरीके से सदन की कार्रवाई के ऊपर वो आपसे स्वयं चर्चा करेंगे किस तरीके से आगामी जो 2 दिन का सेशन है उसको चलाया जाए। लेकिन स्पीकर या जो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर काम करेंगे, उनका काम तो केवल वहाँ की विधानसभा की कार्य का संचालित करना है। तय अवधि जो कितना कार्य हुआ, आप क्योंकि सीएम के तौर पे आप भी वहाँ पर सदन में नेता होंगे, सदन के नेता, तो उस एंगल से अभी सरकार की जो अभी अगर डिस्कशन हुई हो, हमारा 2 दिन का टेंटेटिव शेड्यूल सरकार की तरफ से गया, तो क्या इसको कट शॉर्ट करने का कोई अभी कोई प्लानिंग हुई है क्या? इसके ऊपर कल 11 बजे बीएससी और 2 बजे सेशन है, इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, और क्योंकि स्पीकर के तौर पे डिप्टी स्पीकर है, हम चारों बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इस सेशन को कैसे चलाया जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमारे एक सिटिंग सदस्य का भी निधन इन 6 महीने के अंदर हुआ है, तो बिचरी भी उनको हम कल देंगे। कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी, मेरे ख्याल से बीएससी के अंदर फैसला ये होगा, उसके बाद ही आपके साथ बेहतर तरीके से। एक कल आपको बयान आया था राइट टू रिकॉल का, क्या हम बिल लेके आ ही रहे हैं? कल वाली जो उसमें सेशन शुरू हुआ, चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना मत खो देता है जनता के अंदर, तो उसको राइट टू रिकॉल का अधिकार
जनता को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर हमारी चर्चा भी हुई सरकार और फिर ये निर्णय लिया गया और हम प्रयासरत हैं कि इस सेशन के अंदर सदन में भी इसके ऊपर चर्चा हो, सदन के सहमति के साथ प्रदेश के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव सरपंच के ऊपर निरंतर हम देखते हैं कि अलग अलग आरोप लगते हैं। जब इलेक्टेड लोग जनता के मत से इलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून हम पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज लेवल तक के तो बना सकते हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम सदन के आगे प्रस्ताव रखेंगे कि प्रदेश में आगामी जो पंचायती राज इलेक्शन हो उसके बाद राइट टू रिकॉल की व्यवस्था बनाई जाए, जिसके अंदर सरपंच अगर गांव का फेथ खो देता है तो गांव के वोटर्स के पास अधिकार होना चाहिए कि उसके विरुद्ध के अंदर वोट डालकर मिनिमम 1 साल की अवधि उसके सरपंच की जब खत्म हो जाए तो उसको हटाकर नए सरपंच की नियुक्ति की ओर भी कदम उठाए। बिल लेके आए। सर कुछ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से संबंधित बिल भी नए 50% महिलाओं को पंचायत में जो बनाने की बात की 75% बताया, उनको लेकर के क्या आपकी तैयारी थी? आप मेरे ख्याल से केवल मात्र कॉमन मिनिमम ही नहीं, चाहे 7A के अंदर तब्दीली की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रीज की कैंसिलेशन की पावर रजिस्ट्रार जो कि डीसी होता है उसको देने की बात हो, कई ऐसे अहम बदलाव हैं। कल बीएससी जो डिसाइड करेगी लेजिस्लेटिव बिजनेस कैसे आएगा उसके अंदर फिर वो सारे आपके सामने होंगे, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के रिलेटेड हो, टाउन कंट्री प्लानिंग के हो, स्पोर्ट्स के हो। मुझे लगता है कि आगामी दिनों के अच्छे बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव हमें लॉज के अंदर प्रदेश में। आप पीछे राज्यपाल साहब से भी मिलते हैं तो वो 75% का जो बिल था, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस को हम बिल के तौर पर लेके आ रहे हैं तो हमने राज्यपाल से आग्रह किया है कि हम उसको विड्रॉ कर दें, फ्रेश बिल उसी सब्जेक्ट के अंदर विधानसभा में पेश करें। तो हमने राज्यपाल को लिख दिया कि हम उसको विड्रॉ करते हैं, हमारी ओर से चला। तो लेकिन उससे पहले वो राष्ट्रपति को भेज चुके थे, उस पर राज्यपाल के पास पावर है कि वो उसको विड्रॉ हम भेजेंगे कि हम पास करें। और बिल में वही जो बातें एलान ने लिखी थी और फिर वो जो संवैधानिक मामला आया था वो तो फिर बिल में फिर वही इशू आएगा। आप बिल तो आने दो, या उसको हम रद्द नहीं करते। अब बिल आने दो, आपको अच्छी तरीके से समझ। दोनों विषयों का बिल है 50% महिलाओं का जो पंचायत 50% महिलाओं का है, 8% BCA की रिजर्वेशन है, राइट टू रिकॉल है, कई ऐसे बदलाव हैं 75% जो प्रदेश के पंचायती राज को भी चेंज करेंगे, 75% युवा के रोजगार को भी नई दिशा देने का काम करेगा। अगर हम टाउन प्लानिंग का 7A अमेंडमेंट देखें, रजिस्ट्रेशन के अंदर डीड कैंसिलेशन की पावर देखें, तो शायद ये हमारे रेवेन्यू सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम करेगा। और जिस तरीके से एक चीज ध्यान भी करना चाहूँ कि कल सुबह से हमारे अर्बन एरियाज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और अच्छे तरीके से हमें जो डाटा आया है वो बताता है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी साझा नहीं कर पाऊंगा, मगर वो बताता है कि किस अच्छे तरीके से जो ULB और टाउन प्लानिंग का NOC का और साथ में उनके फीस पेमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया था वो बना है और रेवेन्यू सिस्टम के साथ दुरुस्ता के साथ वो चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो दिक्कतें हमें आती थी उसमें बहुत बेहतरीन सुधार। तो अब रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन बुकिंग खुल गई है तो अगले सोमवार से रजिस्ट्री टोकन अभी 1 हफ्ते का हमने अर्बन एरिया की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करी थी, तो नेक्स्ट वीक से एक्टिव। जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो NOC जहाँ उनका 14 दिन का डीम्ड अप्रूवल का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि अगर टाउन प्लानिंग किसी भी NOC के ऊपर 14 दिन एक्शन लेगी तो वो इंडस्ट्री जैसे डीम्ड अप्रूव करती है वैसे ही डीम्ड अप्रूव। 14 दिन तो डिस्ट्री रुकी रहेगी, तो पहले प्रोसेस में तो 40 दिन भी रुकती थी। हम वही कहना है कि उसके अंदर ऑफिसर्स के ऊपर ये डायरेक्शन है कि वो 14 दिन में शुरू। तो
तो पहले अपॉइंटमेंट ली, रजिस्ट्रेशन की जो टेम्पलेट आपने दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आईडी है, अगर वो फ्लैग होती है अर्बन लोकल बॉडीज की, तो आप अर्बन लोकल बॉडीज की वेबसाइट पर डाइवर्ट हो। उसके अंदर दो आपके चार्जेस के ऊपर आपको एनओसी चाहिए होती है, एक डेवलपमेंट चार्ज पे, एक प्रॉपर्टी टैक्स पे। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट अगर होगी तो वो आपको पेमेंट होते ही दोबारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देगा और उसमें आपकी प्रॉपर्टी आईडी पे ग्रीन टिक लग जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई 7A एरिया के अंदर है, कंट्रोल्ड एरिया, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लगती है तो आपको कंट्री टाउन प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और आप अप्लाई करें डाइवर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब तक आपकी ये एनओसीज नहीं आती, जब तक ये ऑब्जेक्शंस फ्लैग ऑफ नहीं होते, आपकी रजिस्ट्री की बुकिंग नहीं है। और जिस दिन आपकी एनओसीज क्लियर हो जाती है या ग्रीन टिक आ जाता है, यू आर गुड टू गो फॉर रजिस्ट्री। और जो हमने 7A का जो अमेंडमेंट तो भी लेके आने हैं, तो भी तो टीसीपी के पास तो पुराना एक्टिव पड़ा है, जो 2 कनाल का अभी एग्रीकल्चर लैंड का, तो उसका क्या बनाना, उसको हमने पीछे कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस के माध्यम से। अच्छा, एक विषय जो काफ़ी दिनों से अभी आपका बयान उसके लिए है, आप लिख सकते हैं, जो एससीटी की रिपोर्ट थी, एससीटी की रिपोर्ट नीचे होम मिनिस्टर की तरफ से पास होकर चली गई, उस पर आपका बयान आता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी वापस चला गया। एससीटी में जो बात अभी तक आपको पढ़ी हुई आपने, अब तक आबकारी विभाग में क्या दुरुस्त जो मैं अच्छा होगा तो होगा। बेहतर रहेगा आपके साथ एक दिन आराम से बैठ के आधा घंटा सिर्फ आबकारी विभाग पे लगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझी करूंगा पिछले 1 क्वार्टर की और पिछले 1 दशक के फर्स्ट क्वार्टर की, तो शायद आपको खुशी होगी कि प्रदेश में बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट। कोविड की वजह से रेवेन्यू वगैरह का कुछ मैं फिर आप ये तो आप दोबारा मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहते साथ। सर एक कांग्रेस फियर्स जो कल कांग्रेस की मैंने तो कई दिन पहले भी कहा था टीडी अटैक के ऊपर, और मुझे लगता है प्रदेशों में हो रहा था, अब केंद्र में भी होने लगे। सर एक क्वेश्चन है, सवाल ये सर कि हमारे जो विधायक हैं जिनको या सांसद हैं कोरोना हुआ है, हम दावा करते हैं कि हमारे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, लेकिन सर जब किसी नेता गण को, जनता के नुमाइंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को कोरोना हुआ तो ऑलमोस्ट सबको प्राइवेट हॉस्पिटल गए, तो इसको क्या समझे सर? देखिए, अधिकतम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और हेल्थ मिनिस्टर इस पे बेहतर बता पाएंगे, ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल निर्धारित है और उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो। और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेरे ख्याल से सीएमओ के के अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। और आज अगर रिकवरी रेट की हम बात करें, नहीं सर क्वेश्चन थोड़ा दूसरा हो गया। मैं भी आ रहा हूँ, आपकी सोच में उस पर भी आ जाता हूँ, प्राइवेट क्यों जाते हैं, सरकारी क्यों? थोड़ा हवाई जहाज पर घूम रहे तो इसके अंदर एक ही चीज है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा 10 सेक्टर का सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि पिछले दिनों उसको डीलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि 100 बेड से 200 बेड बने, तो उसके अंदर 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने डेजिग्नेट किया था। और कोई भी व्यक्ति होता है तो फिर उन 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जवाब आ गया? स्वास्थ्य सेवाएं इस लायक नहीं है कि